पंजाब दी धी बीरो भाग 6वां लैके हाज़र होए हाँ जी। सो शुरू करते हैं आपां इस भाग नूं। ते बलौरी मेरियां गल्लां नूं सुण अखां भर आई ते मैनू एक बार फिर तो छाती नाल घुट के जफ्फी विच लै लिया ते मैनू कहन लगी कि बीरो ऐसा हुआ तेरे साथ, साले उस बुढ़े ने भी तेरे जिस्म को नोचा। अरे अरे कहाँ जा पहुंची दुनिया की सोच, ए खुदा सब जानवर है यहाँ पर बीरो। फिर मैं बलौरी नूं पुछया, भैने किवें इस गंदी जगह ते आ तू तां बहुत चंगी आ, फिर इस कोठे ते किवें आई तू? तां बलौरी ने मैनू अपने बारे दसना शुरू किया। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, मेरा भी एक घर था इस दुनिया में। मेरे बाबा एक नेता के ड्राइवर थे और मेरी माँ लड़कियों को सिलाई सिखाती थी। मैं तब 14 साल की थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। मुझे मेरे बाबा और माँ बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन मेरे बाबा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए उसी नेता की गाड़ी में चले गए, क्योंकि मैं हर रोज़ बाबा से गाड़ी में स्कूल जाने की जिद करती थी। लेकिन बाबा ने पहले उस नेता की कोठी में कुछ सब्जियां पहचानी थी, इसलिए वो पहले मुझे उस नेता की कोठी पर ले गए। जब बाबा मुझे कोठी के अंदर ले गए तो वो जो नेता था उस हरामी की मेरे पर गंदी निगाह पड़ गई। मेरी स्कर्ट वाली ड्रेस में वो मुझे अपनी गंदी निगाह से नोच रहा था और उस नेता ने बाबा से कहा, अरे विकास तेरी तो बच्ची बहुत प्यारी, अरे तुमने कभी बताया ही नहीं। और ये सुनते ही बाबा ने मुझे कहा, जाओ बेटी नेताजी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले आओ। मैंने बाबा को कुछ नहीं कहा और उस नेता के जब मैं पैर को हाथ लगाने लगी तो उसने मुझे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और मेरे पिछवाड़े पर हाथ मार कहने लगा, अरे बहुत सुंदर है रे तू तो, क्या नाम है तेरा? और मैंने उसको और कड़वी निगाह से देखकर कहा, बलौरी। और फिर मैं उसकी गोद से नीचे उतर गई, लेकिन बाबा को ये बात ना बता सकी। और बाबा जब मुझे लेके जाने लगे तो वो कहने लगा, अरे विकास बाबू इस सौरी को यहाँ छोड़ जाया कर, हमारी बिटिया को संभाल लिया करेगी ये, और इसकी स्कूल की फीस मैं भर दिया करूँगा। तो बाबा ने बिना कुछ समझे, बिना माँ और मुझसे पूछे हुए हाँ कह दी। और बाबा हर रोज़ मुझको स्कूल से लौटते वक्त उस नेता की कोठी में छोड़ आते। माँ ने बहुत कहा कि ये सब ठीक नहीं, जवान लड़की को इस तरह किसी के घर में छोड़ना ये ठीक नहीं है, पर बाबा ने कुछ नहीं सुना। एक दिन जब मैं स्कूल से नेता की कोठी में पहुंची तो नेता ने अपनी बीवी को बाजार ले जाने को बाबा को कहा और मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं उसकी गंदी सोच को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। उस नेता ने मुझे कहा, अरे छोरी इधर आकर मैं थोड़ा मेरा सिर दबा दे, बहुत दर्द कर रहा है। मैं उसके सिर को दबाने लगी और वो मेरे को आगे आकर सर दबाने को कहने लगा। मैं जब आगे आकर उसकी आगे की तरफ सर दबाने लगी तो उसने मेरी पीठ पर हाथ लगाया। मैं डर कर पीछे हटने लगी तो उसने ज़ोर से कहा, क्या हुआ रे, सिर दबा, जान नहीं कहा तारे हाथों में। मैं फिर सर दबाने लगी तो उसने फिर दोनों हाथों से मुझे पीछे से पकड़ा और कुछ गंदा गंदा बोल मेरे शरीर के हाथ लगाने लगा। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो ना हटा। मेरे चिल्लाने पर उसने मेरे मुंह पर एक तमाचा मार कहा, अगर ज़्यादा चीखी तो काट कर नाले में डलवा दूंगा तुझे और तेरे बाबा को। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर वो अपनी मर्जी करता चला गया। मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया और मेरी इज्जत को लूट लिया। मेरी 14 साल की उम्र में उसने मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया था बीरो। अब हर रोज़ वो मुझे किसी न किसी तरह नोचता था और मैं बेजुबान की तरह उसको बस चुपचाप सहन करती थी। 2 साल हो चले थे मुझे ये सब सहन करते हुए। फिर एक दिन उस नेता का कोई दोस्त विलायत से आया
और नेता को मुझे उसके कमरे में कुछ खाने को देने के लिए भेज दिया। जब मैं वहाँ उस कमरे में खाने का सामान रख कर मुड़ने लगी तो उसके विलायती दोस्त ने मुझे पकड़ लिया और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। फिर उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। मेरे शरीर में उठकर तुरने की ताकत नहीं थी और उसके बाद नेता ने मेरे शरीर को नोच डाला। मैं अंदर से टूट चुकी थी। ऊपर से वो नेता और उसका विलायती दोस्त मुझे बिना कपड़ों के बैठाकर हंस रहे थे और बोल रहे थे, अरे ये साली तो बिना कपड़ों के और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उन्होंने मेरे नंगे बदन पर शराब डाल दी और एक ने मेरी गर्दन को नीचे से अपने दांतों से काट लिया और फिर उसी वक्त ये बलौरी ने अपना चंडाल रूप दिखलाया। तो फिर मैं पूछा, किवें भैणे की होया फिर? तो बलौरी कहन लगी, फिर क्या होना था बीरो, मैं उसी टेबल पर पड़ी दारू की बोतल उठाई और उसको तोड़कर मैंने उन दोनों को वहीं चित कर दिया। मैं क्या भैणे उन्होंने मार दिता सी तू भी? ते वो अगों कहन लगी, अपनी तरफ से तो मैं उनको मार कर ही आई थी, लेकिन वो साले बच निकले। जब मैं उनको मारकर वहाँ से भाग गई तो मैं सीधे अपने घर गई। अभी मैं सब बता ही रही थी अपनी माँ और बाबा को, तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। लेकिन 2 दिन के बाद पता चला कि वो दोनों जिंदा है, इसलिए मुझे 2 सालों की सज़ा हुई। मैं क्या भैणे फिर बाहर आके इत्थे किवें आई? तो कहन लगी, जेल में एक साला हलकट जेलर भी मेरे ऊपर गंदी निगाह रखने लगा था। उसने भी मुझको 2 बार अपनी हब्स का शिकार बनाया था, लेकिन बाद में उसकी बदली हो गई थी। जब मेरी सज़ा पूरी हुई तो मैं जेल से सीधा घर पहुंची तो देखा कि वहां तो ताला लगा हुआ है। मैंने उस पड़ोस से पूछा तो पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, यानी कि मेरी माँ और मेरा बाबा नहीं रहे थे। मैं बहुत रोई चीखी और फिर अपने घर का ताला तोड़कर अंदर चली गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ और बाबा ये काम कर लेंगे। मैं अपने आप को संभालने के लिए काम की तलाश में घूमने लगी। तभी मुझे एक कपड़े की फैक्ट्री की मालिक जो एक औरत थी, उसकी घर की सफाई के लिए नौकरी मिल गई। उस औरत का नाम विजयंती था। उसका मर्द भी नहीं था, मरा नहीं था, बस छोड़ रखा था। उसने मुझको 3000 पर काम पर रखा था। मैं उसके घर का काम करने के बाद अपने घर आ जाती थी। बहुत बड़े सपने थे मेरे, जो मेरे बाबा ने मेरे लिए देख रखे थे बीरो। लेकिन ता मैं क्या लेकिन की भैने फिर की होया? तो कहन लगी, होना क्या था बीरो, मेरी ज़िंदगी में शायद यही कुछ लिखा था, साली इन गंदी नाली के कीड़ों की जूठन बनना। मैं क्या की मतलब भैने फिर की होया? फिर की फिर कुछ गलत होया तेरे नाल? तां कहंदी, अरे बीरो ये दुनिया बहुत बुरी है रे। ये खाने को देने के बदले में भी इज्जत नोचती है। मैं एक दिन विजयंती के घर गई और साफ सफाई कर रही थी तो उसी टाइम एक आदमी जो 40-45 साल की उम्र का था और वो मालकिन को लेकर ऊपर वाले कमरे में चला गया। और मैं अपना काम ख़त्म करके मालकिन को बताने के लिए उनके पास ऊपर वाले कमरे में चली गई और क्या देखा कि वो आदमी साला मेरी मालकिन की तस्वीरें ले रहा था, वो भी बिना कपड़ों के। मैं अचानक हैरान हो गई थी और पीछे हट वापस आने लगी। तभी मेरी मालकिन की नज़र मेरे पर पड़ गई और मुझको देखकर आवाज़ लगाई और मैंने कहा, मालिकिन मैं जा रही हूँ, काम हो गया है। तो उसने कहा, इधर आओ। सुना नहीं कहा, इधर आओ। और मैं आँखों को जुगाते हुए उस कमरे के अंदर चली गई और उसने मुझे कहा, बलौरी क्या देखा है तूने? मुझे बताओ क्या देखा है तूने? और मैंने कहा, मालकिन कुछ नहीं देखा मैंने तो। उसने पास आकर मुझे कहा, अरे ये फ़ोटो खिंचवाएगी? अरे हीरोइन बनेगी क्या? मैंने कहा, नहीं मालकिन मुझे ये काम नहीं करना, मैंने नहीं मानना हीरोइन। तो उसने कहा,
ऐसे कैसे नहीं बनना तूने हीरोइन, मैं तो बनाकर छोड़ूंगी। अरे नरेश बाबू पकड़ो इसको। मैंने उसको कहा मालकिन ये बात गलत है, मैं ये काम नहीं करूंगी, पर उसने एक ना सुनी और दरवाजे को लेकर मुझे बेड पर लटा दिया। और उस आदमी जिसका नाम नरेश था उसने मेरे हाथों को पीछे से बांधकर मेरे मुंह में एक कपड़े को बांध दिया और मेरी बाजू में एक टीका लगा दिया। मैं धीरे धीरे बेहोश हो गई और जब होश में आई तो मेरी एक गंदी फिल्म जो उस बेहोशी में बना ली थी उन्होंने वो मुझे वीसीआर में लगा कर दिखाई। मैं उस फिल्म को देखकर रोने लगी थी, लेकिन उन पर मेरे रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं उनको कहने लगी मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो मालकिन आपका हर काम दिल से किया था, मैंने तो अपनी माँ के जैसे समझा था आपको, लेकिन ये सब क्यों? मुझे इस दलदल में क्यों धकेल रही हो आप? तो मालकिन कहने लगी अरे तूने मुझे देखा था, तुम बार बता सकती थी, लेकिन अब तेरी ये फिल्म मेरे पास है, अब तो वही करेगी जो मैं कहूँगी। अब तेरी एक से एक अच्छी तरह फिल्म बनाऊंगी मैं। अरे नरेश बाबू कैसी है हमारी ये हीरोइन? तो वो कहने लगा मैडम इसकी बात कुछ और ही है, बहुत मज़ा आया इस बार तो, आपसे भी ज़्यादा। मैंने कहा अरे तू साला मेरी इज्जत को लूटकर क्या समझता है कि बलौरी तुझे छोड़ देगी? अरे तेरी मौत इन हाथों में लिखी है और बहुत ही जल्द। और वो मुझे कहने लगा लो मैडम ये हीरोइन तो बेडेड क्वीन समझ रही है अपने आप को, और देखो कैसे धमकी दे रही है। तो मालकिन कहने लगी अरे इसको नहीं पता कि इस जगह पर मुर्दे जैसा हाल कर देती है ये विजंती, अभी थोड़ी अकड़ बाकी इसमें, अगर वो भी निकाल सकते हो तो निकाल दो नरेश बाबू। बाकी अगले भाग 7 ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਹੈਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।